हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है जुलाई 2023 सीटेट एग्जामिनेशन के लिए। आज की हमारी ये 5th क्लास रहेगी। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं फ्रेंड्स। उन क्लासेस में भी मैंने आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और मैंने इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं ना, जो आपके पिछली बार ऑनलाइन हर शिफ्ट में जो आपसे रिपीटेडली पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है। तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने ये सारी वीडियोस ऐड कर दी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप इससे पहले वाली 4 वीडियोस भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप थ्योरी की क्लासेस चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप थ्योरी वाली वीडियो देखते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि जो थ्योरी वाली वीडियो मैंने आपको करवाई है, साथ ही साथ उनके जो नोट्स हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर जाकर नोट्स ले लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में। देखिए, मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तब दिया था। तो इस बार मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वो नोट्स बनाए हैं, उन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और चौथा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। देखिए, मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको लास्ट में ये करवाया था, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था, मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा भी दिया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होती है क्लास। पृथक पृथक समाज समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किस चीज़ पर होती है? ऑप्शन ए है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, ऑप्शन बी है उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, ऑप्शन सी है दूरदर्शन के प्रभाव पर, और ऑप्शन डी है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति वो जो है साधारणतया उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी? देखिए, बालकों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पर क्या मानेंगे, आप लोग खुद भी अनुमान लगाइए। मैंने पिछली बार जब आपकी प्रिपरेशन करवाई थी टैग वर्ड्स बताए थे ना, इस बार भी मैं आपको बता दूंगी और नोट्स भी शेयर कर दूंगी पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पर। तो देखिए, टैग वर्ड्स अगर आपको पता है और थोड़ा बहुत भी आपको पेडागोजी आती है तो आप इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जहाँ भी बच्चे एक्टिव होंगे, जहाँ भी बच्चों के जो अनुभव हैं उनको मौका दिया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा खुद को रिप्रेजेंट करने की। जहाँ पर बच्चा एक्टिव होगा वो ऑप्शन जो है आपका हमेशा राइट होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन सी में ये देख सकते हैं, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, खुद उसने जो एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, अधिक महत्वपूर्ण पूछा है। पहला है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है रुचियों की भिन्नता, और चौथा है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ठीक है। आप जानते हैं जब बच्चा छोटा होता है, छोटा भी इवन बड़ा भी होता है, तो जब वो स्कूल जाता है तो जो स्कूल में अध्यापक होंगे
और जो आपका विद्यालय का वातावरण होगा उसकी क्या भूमिका है, वो क्या रोल प्ले करता है, ये सबसे ज़्यादा बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि जो अध्यापक का बिहेवियर है वो जो है एकदम आदर्श होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सी है यह समय बिताने में सहायक होगा। या फिर यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। देखिए, पेडागोजी में क्या रहता है ना, आपने बच्चे को सब कुछ मानना है, आपने ये मानकर चलना है कि बच्चा बिल्कुल सही है। अगर बच्चा गलती भी कर रहा है तो टीचर ने उनकी गलती को सुधारना है। ठीक है, तो बच्चे को आप कहीं भी गलत नहीं मान सकते। अगर आपको ऑप्शन में कभी दिख रहा है कि बच्चा गलत है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उसकी गलती है या कुछ भी, तो वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। बच्चा जो है, बच्चे को भगवान मानकर चलना है आपने पेडागोजी में, वो चाहे सीडीपी हो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपने बच्चे को यानी कि विद्यार्थियों को एकदम भगवान मानते हुए चलना है कि वो जो हैं बिल्कुल सही हैं। अगर वो कुछ गलत कर भी रहे हैं तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको सुधारें। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, तभी आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देखिए, विद्यालय में खेलना, विद्यालय में जब बच्चे खेलते हैं वो क्यों ज़रूरी है? वह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ये बात तो ठीक ही है ना, ठीक लग रही है हमको। देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लीजिए। मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी सेट की, मैंने आपको यही बोला था कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता है ना, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, पहला है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये तो पॉजिटिव चीज़ है, ये ऑप्शन हो सकता है ना। दूसरा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऐसा नहीं होता है, शिक्षकों का काम आसान करने के लिए थोड़ी ना विद्यालय में जो है बच्चे खेलते हैं, ये कोई सही बात नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ है, इसलिए ये बाहर हो गया। तो ये ऑप्शन कर दिया हमने एलिमिनेट, ऑप्शन बी। ठीक है, यह समय बिताने में सहायक होगा, बिल्कुल नहीं। विद्यालय में हम समय बिताने नहीं जाते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाते हैं। अगर विद्यालय में खेल हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहा है, तो वहाँ से भी बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। ये नहीं कि आप समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, ये चीज़ हमेशा नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव चीज़ देखिए, ऑप्शन ए हमें पॉजिटिव लग रहा है और ऑप्शन डी भी पॉजिटिव लग रहा है। डी क्या है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अब देखिए, ऑप्शन ए में अगर आप देखें तो लिखा है सिर्फ शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, और यहाँ लिखा है यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो अब आपने क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन पॉजिटिव और सही लग रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं वो ऑप्शन जो है आप सही कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, विद्यालय में जब खेल हो रहे हैं तो बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे, है ना, तो उनमें एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना पैदा होगी और सहयोग जैसी चीज़ तो ऑप्शन ए में कहीं दी ही नहीं है। दूसरा, शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, है ना, फिजिकली बैलेंस होगा बच्चा, और ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हमको अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है। देखिए, दूसरों के परिवार को देखकर सीख रहा है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम, ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम। देखिए, इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है दूसरों के परिवार को देखकर सीख रहा है ना, और जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर आएंगे, सोसाइटी के अंदर आएंगे, तो इसीलिए सामाजिक अधिगम कहेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पर समाज जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर,
ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, एंड ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। अब यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड अपनाएं, यानी कि ऑप्शंस को बाहर करें कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है हमको। 4 के 4 ऑप्शन एकदम पॉजिटिव और सही लग रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं, एकदम फंसाने वाले, और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ये भी याद रखिए। अदरवाइज़ हमेशा हमको 3 ऑप्शन तो ऐसे मिल ही जाते हैं जिनका आंसर ये नहीं होगा करके हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। बट यहाँ पर देखिए, सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है शिक्षक ने बच्चों के अंदर, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनका जो है बिहेवियर, जो व्यवहार है, वो एकदम आदर्श रूप में होना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं ना कोई टीचर हमारे आइडियल हैं। आप भी कहते होगे जब आप स्कूल जाते होगे, अभी भी आपको याद होगा कि मेरे उस सब्जेक्ट के वो टीचर जो है मेरे आइडियल हैं, उन्हीं से सीखकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ या यहाँ पहुँची हूँ। तो यही चीज़ है, सबसे पहले ज़रूरी है कि टीचर का जो व्यवहार है वो बच्चों के लिए एकदम आदर्श रूप में होना चाहिए, और यहाँ पर ऑप्शन सी में हमको ये मिल गया है। तो अब अदर ऑप्शंस को देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से आप जो है इसके आंसर तक पहुँच गए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने थ्योरी में भी ये चैप्टर आपको करवाया हुआ है, अगर आपको याद हो। साइको एनालिटिकल थ्योरी, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, और ये किसने दिया था, ये भी आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ये फ्रायड की थ्योरी है, ये फ्रायड की थ्योरी है। ठीक है, इन्होंने चेतना के 3 स्तर दिए थे, तो इसका यही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये दिया था फ्रायड ने। उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी हुई रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन का मानचित्र किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन ए है बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन बी है साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, ऑप्शन सी है मन का चित्र बनाने से या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। देखिए, मन का मानचित्र, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। देखिए, मन मानचित्रण या फिर इसको हम कहते हैं माइंड मैपिंग, इंग्लिश में कहते हैं माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हुए चलते हैं ना। जैसे अभी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सेट लगा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में लेते हुए चल रहे हैं कि इससे पहले 4 सेट्स तो मैं लगा चुका हूँ या लगा चुकी हूँ, अभी हमारा 5th सेट है। इस तरह से धीरे धीरे मेरी CDP की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये PYQ ही है ना। तो इस तरह से आपके दिमाग में हर चीज़ को लेकर एक मैप क्रिएट रहता है, उसी को बोलते हैं हम मन मानचित्रण या मन का मानचित्र जो होता है माइंड मैपिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन बी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, और ऑप्शन डी है आपका वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। देखिए, पठन कठिनाई का लक्षण कौन सा नहीं है? तो अगर यहाँ पर आप देखें, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, पढ़ने की गति और जो उसका फ्लो है, फटाफट पढ़ना, इन चीज़ों में अगर बच्चे को कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में जो है पठन कठिनाई है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पठन कठिनाई का लक्षण कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। गति और प्रवाह, अगर कोई भी व्यक्ति गति और प्रवाह के साथ अगर कुछ पढ़ेगा, हो सकता है कि उससे मिस्टेक हो, ऑब्वियसली कभी कभी हमसे ही हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं आता या पढ़ने में कठिनाई हो रही है, ऐसा नहीं होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप हमेशा फ्रेंड्स स्क्रीन पर देख लीजिएगा
क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड पर है। कहाँ पर आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, पिछली बार जब मैंने एनालिसिस करवाया था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से डिस्कशन हुआ था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये निकल के आया था कि अरे हमने क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ा ही नहीं, नहीं वाला ऑप्शन तो हमने देखा ही नहीं। ये चीज़ आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, सही लग रहा है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए एक कारक के रूप में। बिल्कुल भी नहीं, इससे जटिल अनुभव थोड़ी ना बनता है। ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म एक पॉजिटिव चीज़ है। और इस ऑप्शन में सीधा सीधा नेगेटिव चीज़ लिखी है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। नहीं, ये कोई बाधा नहीं है, ये तो पॉजिटिव चीज़ है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। बच्चे दो ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखें तो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। इससे कोई चुनौती नहीं मिलती है, ठीक है, ये भी नेगेटिव चीज़ है, तो ये भी बाहर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। देखिए, ये क्वेश्चन पिछली बार एक शिफ्ट में इंग्लिश पेडागोजी में आया हुआ था, ठीक है। जस्ट अभी मेरे माइंड पे क्लिक हुआ कि जो इस तरह से आया था कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म होती है, यानी कि बहुभाषिकता होती है, वो क्या है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये एक रिसोर्स होता है, या फिर ये एक एसेट की तरह काम करता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संसाधन, ठीक है। तो याद रखिएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म इज एसेट, या फिर आप कह सकते हैं रिसोर्स। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी आप पेडागोजी में ये चीज़ नहीं कहेंगे कि शिक्षक के पास इतना धन होना चाहिए तभी वो पढ़ाएंगे। ये चीज़ें हमेशा नेगेटिव होती हैं, तो ये ऑप्शन तो सीधा ही बाहर हो गया। नेक्स्ट है, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उच्च स्तर से संपर्क होना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। और ऑप्शन देख लेते हैं, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। देखिए, अब आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है जो आपको सही लग रहा है। ए ऑप्शन तो हमने कर दिया एलिमिनेट, क्योंकि धन संपदा की बात कभी भी एजुकेशन में नहीं होती है। नेक्स्ट है, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अधिकारियों के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन हो, बहुत अच्छे अच्छे संपर्क हों, तभी आप कहेंगे कि शिक्षक जो है साधन संपन्न है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि एक शिक्षक को अगर आप साधन संपन्न कहना चाहेंगे ना, तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि उन्हें अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से हल किया जाए, कौन कौन सी मेथड्स अपनाई जाएं, ये चीज़ें अगर शिक्षक को पता है तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, और यहाँ पर यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो देखिए, विकास की दर में जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी हैं वो विकास की दर में हमेशा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी मतलब है एक इंडिविजुअल मतलब हर एक बच्चा अलग अलग होता है, ये तो आप जानते ही हैं, अलग अलग होता है। कोई मानसिक रूप से अलग अलग होते हैं, रुचि अलग अलग होती है बच्चे की। मतलब एक ना एक चीज़ आपको ऐसी मिल ही जाएगी, दुनिया में जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी इंसान हैं, कि वो एक जैसे कभी नहीं होंगे, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई ही जाती है। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर की तरफ चलेंगे। यहाँ तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं कि रुचि में अलग होते हैं, या फिर मेंटल लेवल अलग होता है, या फिर उनकी एज अलग होती है, इस तरह का कुछ नहीं लिखा है।
ऑप्शन तो आपको दिए हैं कि विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो देखिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किस तरह से? विकास क्रम और विकास दर, ये आप ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक होता है रेट ऑफ डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं विकास की दर, और दूसरा होता है विकास क्रम, यानी कि सीक्वेंस, डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है। अब देखिए जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है ना, वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो छोटे बच्चे होते हैं, सबसे पहले हर बच्चा घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। ठीक है, ये चीज़ हर किसी में सेम होती है, यानी कि डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है ना, विकास का क्रम है, वो सब बच्चों में एक जैसा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। हर बच्चा सबसे पहले, आप छोटा बच्चा है, उसके हाथ में अगर आप अपनी फिंगर देंगे, झट से वो अपना हाथ बंद कर लेगा। ये कोई पर्टिकुलर बच्चों के साथ नहीं होता है, ये हर बच्चे के साथ होगा। यानी कि जो विकास का क्रम है, सीक्वेंस है, वो हर बच्चे में एक जैसा होगा। ठीक है, समझ गए आप। दूसरा, यहाँ पर किस में भिन्न है पूछा है ना, तो विकास की दर जो है बच्चों में अलग अलग होती है। अब दर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। दो बच्चे हैं, सेम एज के हैं, अब दोनों ही बच्चे, ठीक है, पहले घुटने के बल चलना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेंगे, फिर खड़े होकर चलना सीखेंगे। ये चीज़ तो दोनों में सेम होगी, यानी कि विकास का क्रम सेम होगा। बट जो उनकी एज है ना, ज़रूरी नहीं है कि जिस एज में एक बच्चा खड़े होकर चलना सीख ले रहा है, सेम उसी एज में दूसरा बच्चा भी खड़े होकर चलना सीखेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलना सीख लेते हैं और कुछ बच्चे बहुत टाइम बाद चलना सीख लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी जो है साफ एकदम क्लियर बोलना सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है क्लियर बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। होता है ना ये चीज़। तो यही होती है फ्रेंड्स विकास की दर, यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो जो है डेवलपमेंट का, वो हर बच्चे में अलग अलग होता है। अब ये पॉइंट आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम, इस बार बहुत सारी शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया था। ठीक है, कि विकास की दर बच्चों में अलग होती है या सेम होती है, या बच्चों में विकास क्रम सेम होता है या फिर नहीं होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से, आई होप, कि जो विकास की दर है वो बच्चों में अलग अलग होती है, यानी कि डिफरेंट होती है, और जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है, यानी कि विकास क्रम है, वो हर बच्चे में सेम रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया विकास की दर में। ठीक है, किस में भिन्न है, मतलब किस में अलग अलग है पूछा है, तो वो विकास की दर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज की क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्लासेस और साथ में साथ टीचिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।